तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू क्रिएट्रिक्स। चलो यार, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम रिस्पांस के क्वेश्चंस। कल हमने ब्लॉक डायग्राम और एसएफजी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो चलो, सेशन स्टार्ट होने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज विशाल सोनी। आई हैव क्लियर्ड यूएससी एग्जामिनेशन 2 टाइम्स। राइट नाउ आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी। और अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे जाके फॉलो नहीं किया तो आप सभी लोग अनअकैडमी लर्नर से आप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, बाकी उसके अलावा अभी तक आपने अगर प्लस की पावर को यूज़ नहीं किया तो आप कर सकते हो, क्योंकि प्लस पे डेली आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, हर हफ्ते क्विज के फॉर्म में टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंग्लिश और हिंदी में बैचेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, ये सारा सब कुछ मिल जाता है। और ये सारा सब कुछ आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड। तो अगर आपको प्लस पे आना है तो ये कोड लगाना है। इस कोड का मतलब ये होता है मेरी पर्सनल गाइडेंस, और उसके साथ साथ आपको मिल जाता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी, ठीक है। चलो, बाकी उसके अलावा अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं जो आपको 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, आपके लिए प्लानर्स बनाते हैं। उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करिए। आपके लिए स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, टेस्ट की आपको एनालिसिस मिलती है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। अगेन आप आइकॉनिक भी सेम कोड लगा के अवेल कर सकते हो, ठीक है। चलो, बाकी उसके अलावा अगर आप प्लस पे जा चुके हो तो अनअकैडमी आस्क अ डाउट वाला फीचर एक्सेस करना मत भूलना। आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। जस्ट आपको अपने डाउट का स्नैपशॉट लेके भेजना, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो भी उसके लिए डेडिकेटेड मेंटर्स रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप गीट या फिर ईएससी 2023 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल और ईसी के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, जिनसे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपकी ब्रांच ईसी है, आप गेट एंड ईएससी के लिए टारगेट कर सकते हो। आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल और ईसी है तो आप सिर्फ गेट के लिए भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ गेट के लिए वर्क बैच चल रहा है, बाकी गेट एंड ईएससी के लिए आपका आरोहन बैच ऑलरेडी चल रहा है। और इसके अलावा अगर हर संडे को सुबह 11 बजे आप लोग कॉम्बैट नहीं देते हो तो 11 बजे आप लोग कॉम्बैट देने की आदत डालो, क्योंकि हर सुबह जब 11 बजे आप कॉम्बैट दोगे तो आपको वहां से अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ पे लाइक कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपको प्लस पे आने के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। तो प्लस पे आने के लिए आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो यार, तो हमेशा की तरह सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दे देता हूँ 2 से 3 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो 3 मिनट मैंने टाइमर अपना चला दिया। आप 3 मिनट का टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में एक यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दे रखा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। इस बात का ध्यान रखना सभी लोग। देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टेडी स्टेट एरर विद यूनिट रैम्प इनपुट। इनपुट के बारे में भी थोड़ा सा गौर करना कि इसने रैम्प ना बोल के यूनिट रैम्प बोला हुआ है। अगर सिर्फ रैम्प बोलता और उसका कुछ एम्पलीट्यूड देता तो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट तो हो ही जाता, ठीक है। एनी आंसर्स? तो चलो यार, फटाफट आंसर्स बताते रहो। टोटल 10 क्वेश्चंस आज भी अपने पास है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने आज की क्लास में। सो एनी आंसर्स? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पे अगर आपको स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है तो यूनिट रैम्प की वजह से आपको पता है ना स्टडी स्टेट एरर कितना हो जाता है, A/K, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट रैम्प की वजह से आप A की वैल्यू कितनी पुट कर लेना, 1/K। K भी बता दो कैसे कैलकुलेट करोगे। Kv विल बिकम लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू GH। आइए Kv कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको मिलेगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 s
मल्टीप्लाइड बाय के एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस ए माइनस। परफेक्ट। तो चलो के भी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। आप सभी लोग देख रहे हो क्या ये एस और ये एस आपस में कैसे हो जा रहे हैं, कैंसिल हो। जब आप यहाँ पे एस टेंडिंग टू 0 डालोगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली बी अपॉन ए माइनस के। सो दिस वैल्यू विल बिकम बी अपॉन ए माइनस के। तो स्टेडी स्टेट एरर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसी का इनवर्स विच मीन्स ए माइनस के बाई बी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पहला। आई होप सभी लोगों ने सही से आंसर निकाला होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसके लिए भी आप 2 मिनट का टाइम ले सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेट ऑफ 3 सेकंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम्स ऑल विल हैव द सेम टाइम कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द पोल ऑफ द 3 सिस्टम। मतलब 3 अलग अलग सिस्टम्स दे रखे हैं। जैसे मान लो अगर इस क्वेश्चन की आप बात करो तो मे बी ये आपको एक अलग सिस्टम दे रखा होगा इस पोल के लिए, इस पोल के लिए, इस पोल के लिए। ठीक है, तो ये 3 पोल्स अलग अलग मेंशन कर रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। आपसे पूछ रखा है अगर तीनों सिस्टम्स का टाइम कांस्टेंट सेम होना चाहिए तो इनमें से कौन सा ऐसा लोकस होना चाहिए जो सेम टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसने साथ में ये भी बोल रखा है कि आपका जो सिस्टम है वो अंडर डैम्प इन नेचर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो उसने 3 बोल रखा है, तीनों आपके सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम्स होने चाहिए। ठीक है, ये उसने बोला हुआ है। और साथ के साथ वो बोल रहा है सबका टाइम कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, ऑल ऑफ देम शुड हैव द सेम टाइम कांस्टेंट। इतनी कहानी आपको उसने बता रखी। अब इसके आगे आप सोचिए, समझिए और आंसर बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आई एम श्योर आपने थ्योरी में या जहाँ भी आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा वहाँ पे इस बेसिक टाइप की थ्योरी को जरूर आपने कवर किया होगा। ठीक है, जरूर इस टाइप के डिस्कशन होते हैं जहाँ पे कांस्टेंट जीटा का आप लोकस बनाते हो, कांस्टेंट ओमेगा डी का आप लोकस बनाते हो, कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट का लोकस बनाते हो। ठीक है, ऐसे करके आप कांस्टेंट ओमेगा इनका लोकस बनाते हो। तो ऐसे लोकसेस बनाने का ऑलरेडी हमारे पास एक डेटा होना चाहिए या फिर एक प्रोसेस होना चाहिए कि ऐसे लोकसेस को कैसे प्रोसीड किया जाता है। फाइन। ठीक है, तो आई होप सभी ने ट्राई कर लिया। आप अपना आंसर बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो भी आपका आंसर आ रहा है। चलो, तो आई होप सभी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो लोकस है इसका नाम आप क्या रखते हो, ये होता है आपका कांस्टेंट जीटा लोकस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 कांस्टेंट दिख रहा हो, ये होता है आपका कांस्टेंट जीटा है ना, क्योंकि ये एंगल आपका कांस्टेंट है 5 और आपको पता होता है 5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा। सेकंड वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइट आपकी सेम ओमेगा डी। ठीक है, ये वाली हाइट ओमेगा डी होती है ना, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका कांस्टेंट ओमेगा डी लोकस। ठीक है, चलो ये वाला अगर आप कोऑर्डिनेट देखो तो क्या होता है यार, माइनस जीटा ओमेगा। ठीक है, तो ये कौन सा लोकस हो गया, कांस्टेंट टाउ लोकस। कांस्टेंट टाउ क्यों, क्योंकि जितने भी टाइम कांस्टेंट्स होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जीटा ओमेगा एन। इस केस में ये तो सिस्टम ही आपका अंडर डैम्प नहीं रहा, बल्कि ये आपका नेगेटिवली अंडर डैम्प हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे जीटा नेगेटिव हो जाए। दिस इज नेगेटिवली अंडर डैम्प, so because zeta is negative here, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, सी।
और सारे केसेस में आप देख सकते हो ना, जो आपके पोल्स प्रेजेंट थे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोकेशंस पे प्रेजेंट थे, तो सेकंड ऑर्डर अंडर डैम तो होना ही था। बट जो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोकेशन की पोल्स की लोकेशन होनी चाहिए ना, वो हमेशा एलएचएस में होनी चाहिए। अगर वो आरएचएस में चला गया मतलब आपका जो जीटा होगा वो फिर नेगेटिव आने लगेगा। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लीक से हटके क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए मैं आपको अगेन दे देता हूँ, 3 मिनट का टाइम आप ले सकते हो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। क्वेश्चन में स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिख रहा है। इफ द आउटपुट इज चेंजिंग विद इनिशियल रेट, द टाइम एट विच आउटपुट रीचेस द स्टडी स्टेट वैल्यू। इस वर्ड पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, ये बोल रखा है कि ये आउटपुट में एक्सपेक्ट कर रहा है कि आउटपुट हमेशा ही इनिशियल रेट से चेंज करे। अब इनिशियल रेट क्या होता है t इक्वल टू 0 पे, ये आप खुद से सोचिए। ठीक है, तो जनरली जब आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप के लिए आउटपुट निकालते हो, तो वहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी के हिसाब से वेरी करता है। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं वो वेरिएशन इग्नोर करता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी आउटपुट आएगा इट हैज़ टू ग्रो विद द इनिशियल रेट। आउटपुट अगर इनिशियल रेट से ग्रो करेगा तो स्टेडी स्टेट वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, ये क्वेश्चन में आपसे सिंपली पूछ रहा है। ठीक है, तो काफी हद तक मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, 1 मिनट लगभग होने भी वाले हैं। चलो आपके पास 2 मिनट का टाइम और है, सोचो जरा इस क्वेश्चन का और आंसर बताओ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें आंसर 4 टाउ बताने लगते हैं। 4 टाउ इस केस में आंसर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना। ठीक है, इस केस में ना 4 टाउ आंसर नहीं आएगा, इसको थोड़ा गौर से देख। सी एस बाई आर एस तो आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट भी निकाल लिया होगा सभी लोगों ने। बस इस क्वेश्चन में देर किस बात की है, क्वेश्चन को जज करने की। ओके, तो 30 मोर सेकेंड्स आर लेफ्ट। 3 मिनट का टाइम मैंने आपको दिया था इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। चलो सबसे पहले तो इसका सी एस बाई आर एस कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वो कितना है। तो जो आप इसका सी एस बाई आर एस कैलकुलेट कर लोगे तो वो आपको मिल जाएगा 1/2s अपॉन 1 + 1/2s, या फिर आप लिख सकते थे 1/1 + 2s, या फिर इसको आप लिख सकते थे 1/2 और इसको आप डिवाइड कर लो s+1/2। करेक्ट, इतना तो सभी ने निकाल दिया होगा। फिर आपने जब इसका पोल जीरो डायग्राम बनाया होगा, तो पोल जीरो डायग्राम में आपको एक खास बात दिख रही होगी कि इसमें जो पोल की लोकेशन है वो कहाँ पे आपको दिख रही, -1/2, यानी कि सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 1/mod(-1/2). ठीक है, तो जो भी पोल्स की लोकेशन होती है उसके इनवर्स का जब आप मॉड कैलकुलेट करते हो तो आपको टाइम कांस्टेंट मिल जाता है, मतलब 2 सेकंड। चलो ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई, टाइम कांस्टेंट यहाँ से मिला 2 सेकंड। बट क्वेश्चन में पूछा कुछ और था। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि अगर अगर आप इसको इनिशियल रेट से ही चेंज होने देते तो आपका स्टडी स्टेट कितना आता। तो चलो इसका एक बार रिस्पॉन्स बना के भी चेक कर लेते हैं, सी टी वर्सेस टी। ठीक है, देखो सी टी वर्सेस टी का अगर आप रिस्पॉन्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सी एस को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 s इंटू s+1/2। ऐसा मैंने इस लिख दिया।
क्योंकि आर एस की वैल्यू आप सिंपली लिख सकते थे 1/s, क्योंकि आर टी आपका यू टी दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपको मिल जाएगा 1/s -1/s+1/2। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा इसको आप हटा दो, क्योंकि s+1/2 -s1/2 अपने आप ही आ जाएगा। तो सी टी यहाँ से मिलेगा 1 - e⁻t/2, और बाकी यू टी तो खैर आपका रहेगा ही रहेगा। ओके, ये आपको एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। इसकी आइए प्लॉटिंग करके देखते हैं। तो जो आप इसकी प्लॉटिंग करोगे तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये 1 का मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ये है वो स्टडी स्टेट जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, एंड दिस इज द ग्राफ। ठीक है, तो देखो अगर ये एग्जैक्ट आउटपुट की आप प्लॉटिंग करो, एग्जैक्ट अगर आप आउटपुट की प्लॉटिंग करो, तो ये जो स्टडी स्टेट पे पहुंचता है वो लगभग लगभग कितने टाइम कांस्टेंट में पहुंचता है? 4 टाइम कांस्टेंट। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो इनिशियल t इक्वल टू 0 पे जो स्लोप है, तो ये स्लोप है t इक्वल टू 0 पे। देखिए जरा t इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या है ये? ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये वाला टाइम पूछ रहा है, ये कितना टाइम होगा कि अगर ये इनिशियल रेट से ही आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो देखो आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप डी सी टी बाई डी टी, यानी आपसे ये पूछ रहे हैं ना कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी सी टी बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0। तो पहले तो मैं स्लोप की ही वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा हूँ कि ये जो आपका पूरा का पूरा ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली एट टी इक्वल टू 0। चलो देखो कैलकुलेट करते हैं। डी सी टी बाई डी टी जो आप कैलकुलेट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए थी सिंपली 2। चेक कर लो, है ना। देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने से वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, ये मिला आपको डी सी टी बाई 2, यानी कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, इसका स्लोप कितना है? 2। इसका स्लोप कितना है? 2। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको ये हाइट 1 चाहिए तो क्या यहाँ पे टी की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर इसका स्लोप आप 2 लिखना चाहते हो, सॉरी यहाँ पे टी की वैल्यू आपकी होनी चाहिए 1/2, है ना। क्योंकि अगर आप एक बार स्लोप की कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, आई थिंक कैलकुलेशन करेक्ट, 0 e⁻t/2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो। तो अगर देखो आप ये चाहते हो कि इनिशियल स्लोप से ही ये स्टेडी स्टेट को अचीव कर जाए, तो वहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्योंकि ये हाइट तो 1 पे हमेशा फिक्स है, तो हाइट डिवाइडेड बाय 1/2, तभी आपको स्लोप 2 मिलेगा। यानी यहाँ पे जो आपके टी का आंसर आना चाहिए, दैट शुड कम आउट टू बी 1/2। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कितना हो जाता है? 1/2 सेकेंड्स। एक बार चेक कर लो सभी लोग कैलकुलेशन वगैरह, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर हम लोग आउटपुट को ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियल जो भी स्लोप है, इनिशियल स्लोप का मतलब डी सी टी बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0, तो जो भी इनिशियल स्लोप है अगर उसी को लेके हम आगे बढ़ते तो टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? यार यहाँ पे ना ये 1/2 आना चाहिए ना, इट शुड बी 1/2। इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा करेक्ट कर लो, स्लोप हैज टू बी 1/2, इसको मैंने 2 लिख दिया, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ ना, इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो डी सी टी बाई डी टी आपको यहाँ से दिख जाएगा 1/2। ओके, चलो, तो ये 1/2 है, इसका मतलब ये वैल्यू 2 हो जानी चाहिए, विच इज इक्वल टू टाउ। आगे ना क्वेश्चन का पूरा लॉजिक समझ में, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए था? ओके, चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा केयरफुल रह के प्रोसीड किया करो। जनरली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा हम लोग 4 टाउ लिख के चले आते हैं, बट इस क्वेश्चन में पूछा ही कुछ और गया, तो थोड़ा केयरफुली ऐसे क्वेश्चंस को आप अप्रोच करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी मैं आपको देता हूँ अगेन 2 से 3 मिनट का टाइम आप ले सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तीन मिनट का टाइम ले सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने की देरी है, आंसर आ जाना चाहिए उसके बाद।
1 मिनट लगभग हो चुका है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो टाइम बताना है फर्स्ट ऑर्डर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप फंक्शन देन द टाइम एट विच एरर फंक्शन इज इक्वल टू द रिस्पांस फंक्शन। रिस्पांस का मतलब ये होता है आउटपुट फंक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि आउटपुट फंक्शन और एरर फंक्शन बराबर हो जाए, वहां पे टी की वैल्यू बताओ कितनी आ जानी चाहिए, वो टाइम क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की बात कर रही है। ठीक है, तब तक मैं ये ट्रांसफर फंक्शंस वगैरह लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग ट्राई भी करते हो। ऐसा कुछ आपका सी बाई आर का सिनेरियो बनना चाहिए, देख लो जरा, ये आपका सी बाई आर आना चाहिए। ओके, फिर यूनिट स्टेप के लिए आप कैलकुलेशन करो। चलो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आर टी को मान लेता यू टी, तो आर एस आपका कितना हो जाता 1/s, ठीक है। तो सी एस की वैल्यू आप कितनी रखते हैं 1/2 एस इंटू एस प्लस 1/t। यहाँ से अगर मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करता तो ये मुझे मिल जाता पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ से अगर आप सी टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी, ये हो गया सी टी। एरर फंक्शन अगर यहीं से कैलकुलेट करना होता तो एरर फंक्शन आपका आ जाता है आर टी माइनस सी टी, यानी कि वो मिलता ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी यू टी। दोनों को कर देते हैं बराबर। तो यहाँ से आपको बराबर करना है ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे 2 टाइम्स ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी इक्वल टू 1, यानी कि ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए 1/2। अगर मैं दोनों साइड ln ले लूँ तो माइनस टी बाई टी आपको मिलना चाहिए ln 1/2, या फिर t की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए थी माइनस टी ln 1/2। माइनस को अगर मैं अंदर ले आके एडजस्ट कर देता तो ये आपको मिलता टी ln 1/2 का इनवर्स। तो फाइनल आंसर यहाँ से आपको दिखना चाहिए था टी ln 2, ठीक है। तो आई होप सभी लोगों ने ये सेम आंसर ऑब्टेन किया जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, एंड दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। तो देखो ऐसा कुछ ऑप्शन में प्रेजेंट भी है, यस बी ऑप्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो जैसा मैं कंट्रोल सिस्टम में आप लोगों को बार बार बोलता भी हूँ ना कि अगर आप कोई रिजल्ट याद रखते हो या फिर किसी रिजल्ट पे बायस्ड होकर क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो गेट के एग्जाम में जरूर आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। जबकि अगर आप डेरिवेशंस पे फोकस करते हो, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हो, राउट का मतलब समझते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ठीक ही क्वेश्चंस करोगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी मैं आपको देना चाहूंगा अगेन, यू कैन टेक 3 मिनट्स, ठीक है। चलो इसमें गलत मत करना, सीधा सीधा सा क्वेश्चन। अच्छा, इसके ऑप्शंस ना नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन का एक बार डेटा नोट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, फिर मैं आपको ऑप्शंस पे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में शायद सेंसिटिविटी पूछ रहा है। के के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी पूछ रहा है, चलो कर लो ट्राई। वैसे तो मेरे ख्याल से बस डिफरेंशिएशन का ही इसमें कुछ फर्क आया तो है, अदरवाइज तो क्वेश्चन सेम, ठीक है। चलो आप लोग एक अपना आंसर निकाल के रखो, एक अपना आंसर निकाल के रखो ना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑप्शंस पे दिखाता हूँ, ये ऑप्शंस भी देख लो। जिन लोगों ने क्वेश्चन के डेटा वगैरह नोट कर लिए तो आप इसमें से बता सकते हो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आफ्टर 30-40 सेकेंड्स मैं वापस से आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा। तब तक जिन लोगों ने क्वेश्चन नोट किया था, अगर उनका आंसर आने की पॉसिबिलिटी है तो इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को चेक करो।
चलो क्वेश्चंस पे आ जाओ। ठीक है, 1.5 मिनट हो चुका है, 1.5 मिनट और बचाओ। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, अगर हम लोग यहाँ से सी एस बाई आर एस की बात करें, तो देखो सी एस बाई आर एस आना कितना चाहिए। एक तो साफ साफ दिख रहा है जी एस अपॉन 1 प्लस के बी जी एस, यही है ना, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस मल्टीप्लाइड बाई के, एंड दिस इज योर टी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है सेंसिटिविटी बताओ टी की विद रिस्पेक्ट टू के। तो ये आपको दिखेगा डेल टी अपॉन डेल के, ऐसे होता है, मल्टीप्लाइड बाई के बाई टी। तो चलो के बाई टी को मैं बाहर कर लेता हूँ, डेल टी बाई डेल के की कैलकुलेशन करो। देखो जब आप डेल टी बाई डेल के की कैलकुलेशन करोगे तो ये जी अपॉन 1 प्लस के बी जी तो ऐसे ही रह जाएगा। फाइन, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी नीचे जी इंटू के अपॉन 1 प्लस के बी जी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस के बी जी। देखो सब कुछ कैंसिल वैंसिल आउट हो गया ना, दिस तो बच्चा क्या है लास्ट में, इक्वल टू 1। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाना चाहिए था इसमें, आंसर शुड हैव बीन ए ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया होगा। सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। सेंसिटिविटी अगर आपको K1 के निकालनी विद रिस्पेक्ट टू K, इसको आप बोलते क्यों, सेंसिटिविटी ऑफ पैरामीटर K1 विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर K2। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा डेल K1 बाई डेल K2 मल्टीप्लाइड बाई K2 बाई K। ओके, ये है आपका फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में आप ले लीजिए 3 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो रफली 3 मिनट का क्वेश्चन हम लोग 3 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। इस बार देखो उसने यूनिट स्टेप इनपुट नहीं दिया, क्वेश्चन में बोल रखा है ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है सी एस बाई आर एस का, और वो आपको स्टेप इनपुट दे रहा है जिसकी स्ट्रेंथ 2 यूनिट है, यानी 2 यूटी दे रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव आउटपुट विल बी। ठीक है, तो आउटपुट की वैल्यू पूछा है और वो भी स्टडी स्टेट वैल्यू पूछा है, मतलब लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी सी टी यहाँ पे आपसे पूछा है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस में, ये आपको जो भी अच्छा लगे। और टाइम डोमेन में निकाल के इन्फिनिटी पुट कर सकते हो, इट इज टोटली योर चॉइस। 1 मिनट हो चुका ऑलरेडी, 2 मिनट और बचे हुए।
आप अपने आंसर्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। लगभग 3 मिनट आपके खत्म होने वाले, ठीक है, 10 सेकंड्स बचे हुए हैं। चलिए देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक सिस्टम दे रखा है, उसका ये है ट्रांसफर फंक्शन, ये खुद ही उसने दिया। बोल रखा है कि इसको हम लोग यूनिट स्टेप में सब्जेक्ट करें इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम था, और यहाँ पे जो हम इनपुट लगा रहे हैं वो इनपुट है आपका 2ut, and it is 1 upon s square plus 1.5s plus 4। और यहाँ से आपको ct निकालने की उम्मीद है या cs निकालने की उम्मीद है। चलो एटलीस्ट cs तो आप यहाँ से इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस cs विल बिकम 2 by s, क्योंकि ut का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका हो जाता है 1 by s मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1.5s प्लस 4। ये आपको मिल गया cs, ये आपको मिल गया cs। तो cs आपको जो मिला, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 by s, सॉरी इट इज 2 by s, 2 by s s स्क्वायर प्लस 1.5s प्लस 4। क्वेश्चन में आपसे स्टडी स्टेट वैल्यू पूछ रहा है c infinity, which means limit s tending to 0 s into cs। पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 s, और ये हो जाएगा आपका 2 by s s स्क्वायर प्लस 1.5s प्लस s से s आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो एक्सप्रेशन आपका बचेगा दैट विल बी 2 by 4, यानी कि 1 by 2, यानी कि 0. तो इसका करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए था, 0.5 है ना। तो बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट करके बता भी दिया था 0.5, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसके लिए भी अगेन आपको मैं 3 मिनट देना चाहूँगा, 3 मिनट लीजिए, इसका आंसर बताएं, ठीक है। इसमें 4 मिनट भी आप ले सकते हो ना, थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें आपको यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दे रखा है। आपसे पूछ रखा है डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.2 टू 0.6। तो डैम्पिंग रेशियो आपको 0.2 से 0.6 बढ़ाना है, तो फैक्टर विद विच a मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो a की वैल्यू आपसे पूछ रखा है कि कितने फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो ये भी यार एक स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स पढ़ा होगा ना, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर क्लास में डिस्कस किए जाते हैं इस टाइप के। चलो 1 मिनट हो गया लगभग, दूसरा मिनट स्टार्ट होने वाला है।
चलिए 2 मिनट लगभग आपका हो गया। चलो तब तक मैं सी एस बाई आर एस तो कैलकुलेट कर ही देता हूँ एटलीस्ट। तो ये आपको मिल जाएगा ए अपॉन टी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ए, ठीक है। यानी कि मैं इसको लिख सकता था ए बाई टी एस स्क्वायर प्लस एस बाई टी प्लस ए बाई टी, ठीक है। चलो तो ये मैंने ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया। अब स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर से आप कंपेयर करके क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर से कंपेयर करके आप ओमेगा एंड जीटा वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डैम्पिंग रेशियो ही तो बढ़ा रहा है, यानी कि क्वेश्चन में जीटा वो बढ़ा रहा है 0.2 से 0.6। इसका मतलब बाकी दोनों पैरामीटर्स ना शायद कांस्टेंट रख रहा होगा। वो जब आप इक्वेशंस लिखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। चलो करके देखते हैं। देखो यहाँ से अगर आप ओमेगा एन की कैलकुलेशन करोगे तो ओमेगा एन आपको कितना दिख जाएगा, अंडर रूट ए बाई टी। तो 2 जीटा ओमेगा एन आपको कितना मिलेगा, अगर आप 2 जीटा ओमेगा एन कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगा 1 बाई टी। जीटा यहाँ से मिल जाएगा 1 बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 ओमेगा एन, यानी कि ये मिलेगा 1 बाई 2 टी। ओमेगा एन आपको मिल जाएगा अंडर रूट ए बाई टी, मतलब आप इसको लिख सकते थे 1 बाई 2 रूट ए टी। चलो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जीटा 1 है 0.2, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप अपने ए को चेंज कर सकते हो, टी को ऑब्वियसली आप कांस्टेंट ही रखो। फाइन, जीटा 2 आपका 0.6 है, आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसको लिखोगे ए टू टी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से अंडर रूट ए वन टी की वैल्यू कैलकुलेट करो तो आपको दिख जाएगी 1 बाई 0.4, आपको दिखेगी 1 बाई 0.4। अगर आप यहाँ से अंडर रूट ए टू टी की वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो आपको दिख जाएगी 1 बाई 1.2, यानी ए वन टी आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 0.4 का स्क्वायर, ए टू टी आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 1.2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में शायद ए टू बाई ए वन आपसे पूछा गया था, आप कैलकुलेट करिए ए टू बाई ए वन का रेशियो। तो यहाँ से आपको ए टू बाई ए वन का रेशियो मिलना चाहिए 0.1, ठीक है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, जस्ट इसमें आपको यही आइडेंटिफाई करना था कि टी को आपको कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। दोनों चीज़ें वेरिएबल नहीं हो सकती, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस कभी सॉल्व ही नहीं। तो ए टू बाई ए वन का रेशियो आपको कितना मिला, 0.1। चलिए पढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में एक यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, अच्छा इसके लिए भी 3 मिनट्स आप ले सकते हो। तो कंसिडर अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, वैल्यू ऑफ केपी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस टाइम कांस्टेंट टू 1/4 ऑफ इट्स ओपन लूप वैल्यू। मतलब ओपन लूप का टाइम कांस्टेंट निकालना है, क्लोज लूप का टाइम कांस्टेंट निकालना है और दोनों को 1/4 से इक्वेट करना है। टाइम कांस्टेंट कैसे निकलता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द पोल। तो अगर आपके सिस्टम में एक सिंगल पोल प्रेजेंट है तो हमेशा आप उसका इनवर्स कैलकुलेट कर लो, इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद उसका मॉड ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो लगभग लगभग 1.5 मिनट हो गया, इतना ही टाइम आपके पास और बचा होगा।
चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स। चलो टाइम अप। जरा देखते हैं, सबसे पहले ओपन लूप सिस्टम देख लेते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम में GSHS आपको मिलेगा 10 kp अपॉन S प्लस 0.33। ठीक है, तो यहाँ से पोल की लोकेशन कितनी दिख रही, -0.33। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.33। इसको रफली आप 3 भी बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाले का। चलो क्लोज लूप सिस्टम कैलकुलेट करते हैं, C/R। तो ये मिलेगा आपको 10 kp अपॉन S प्लस 0.33 अपॉन 1 प्लस 10 kp अपॉन S प्लस 0.33। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा यार, 10 kp अपॉन S प्लस 0.33 प्लस 10 kp। तो यहाँ पे पोल्स की लोकेशन कितनी मिल जाएगी आपको, -0.33 माइनस 10 kp। तो इस बार जो आपको T2 मिलेगा दैट विल बी 1 अपॉन 0.33 प्लस 10 kp। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, kp रिक्वायर्ड टू चेंज द टाइम कांस्टेंट टू 1/4 ऑफ इट्स ओपन लूप वैल्यू। यानी कि T2 की वैल्यू आपको क्या रखनी है, T1/4। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो T2 आपको दिख रहा है 1 अपॉन 0.33 प्लस 10 kp एंड इट शुड बी इक्वल टू 3/4। सॉल्व करो इसको, 4 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे रफली 1 मिल जाएगा प्लस 30 kp। 3 इज इक्वल टू 30 kp। kp की वैल्यू आपको रफली यहाँ से मिलनी चाहिए 3/30 विच मीन्स 1/10 विच मीन्स 0. ठीक है, एंड दिस शुड बी योर आंसर। तो kp की वैल्यू 0.1 होनी चाहिए अगर आप टाइम कांस्टेंट के बीच में ऐसा रिलेशन ऑब्टेन करना चाहते हो तो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलो अगेन क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम टाइम ले लो आप, इसके लिए भी 3 मिनट का टाइम ले सकते हो। ठीक है, बट इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 सिस्टम्स दे रखे हैं, दोनों को कैस्केड करा, तो दोनों का पहले इस डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, फिर वहाँ से इनवर्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 1.5 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, 1.5 मिनट हो चुके हैं, लगभग 1.5 मिनट और बचा।
चलो लास्ट के 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट। ठीक है, तो एक सिस्टम का आपको क्या पता है, स्टेप रिस्पॉन्स। एक सिस्टम का आपको क्या पता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो जिसका स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा था, उसका कैलकुलेट करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो देखो इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना मिल जाएगा, 0.5 इंटू 2 e टू द पावर माइनस 2t, विच मीन्स e टू द पावर माइनस 2t। h2t आपको कितना दे रखा था, e टू द पावर माइनस t। यहाँ से h1s कितना हो जाएगा, 1/s+2, क्योंकि यहाँ पे यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, तो ut जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट आपका अटैच्ड होता है, इट इज 1/s+। फाइन, तो यहाँ से आपको मिलना चाहिए था hs इक्वल टू 1/s+2 1/s+1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना बहुत ही सिंपल है, 1/s+1 माइनस 1/s+2। तो एच टी यहाँ से आपको मिल जाएगा e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस 2t। ठीक है, तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आना चाहिए। e पावर माइनस टी e पावर माइनस 2t ut, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। ये रहा आपका आखिरी सवाल। इसके लिए भी आप चाहो तो वापस से 3 मिनट्स ले सकते हो। स्टेडी स्टेट एरर आपसे पूछ रखा है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। याद रखना ये नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, बट इसने यहाँ पे शो कर रखा है कि एरर आपको निकालनी कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसने शो कर रखा है एरर आपको कहाँ पे निकालनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल जेनेरिक प्रोसीजर लगा सकते हो टू कैलकुलेट द एरर। Three minutes in this question also you have, you can proceed. ठीक है, चलो देखो यार, यहाँ पे 1.5 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 1.5 मिनट और बचे हुए। चलो यूनिट स्टेप इनपुट की वजह से स्टेडी स्टेट एरर आ कितनी जाएगी, 1/1 प्लस केपी। केपी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जीएस एचएस। तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 4/s+2 s+1। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2। तो यहाँ पे आपको स्टेडी स्टेट एरर कितनी मिल जानी चाहिए थी, 1/1+3। ठीक है, सॉरी 1+2, तो ये मिल जाएगा 1/3 विच मीन 0.33।
सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, तो आई होप इस क्वेश्चन का भी सभी ने आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। तो यार आज के सेशन में इतना है, बाकी यहाँ पे देखो आंसर्स वगैरह भी मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया, तो आप चाहो तो खुद से भी ट्राई करके आंसर्स को चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपने प्लस पे आना चाहते हो तो प्लस पे आने के लिए आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 23-24 के लिए 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो यार इसकी जो पर डे कॉस्टिंग होती है ना, वो आपको 60 रुपीज़ पर पड़ती है। मंथली कॉस्टिंग लगभग 1770 के आसपास, 1800 रुपये मंथली, और पर ईयर पे देखोगे तो 21K की कॉस्टिंग आपकी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी कम कॉस्ट में आप प्लस में आके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेरी गाइडेंस में पढ़ना है तो ये कोड लगा के मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी गेन कर सकते हो। ठीक है, और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी। आइकॉनिक में अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये आपका 66 कॉस्ट करेगा। 2775 पर मंथ आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे आती है, और यहाँ पे भी आप कोड यही लगा सकते हो प्लस पे आने के लिए। दिस कोड विल गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड माय पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, और प्राइस हाइक आपके बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो प्राइस हाइक को भी आप लोग बीट कर सकते हो जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।